नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास परिणीता, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने किरदारों का परिचय जाना, जिनमें मुख्य थे ललिता और शेखर। अब विस्तार से जानने के लिए आप कहानी का पिछला भाग सुनकर आए। तो आइए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। भाग 2। चारुबाला की मां का नाम मनोरमा था। ताश खेलने से बढ़कर उन्हें और कोई शौक न था, परंतु जितनी वो खेलने की शौकीन थी उतनी उनमें खेलने की दक्षता न थी। ललिता उनकी तरफ से जब खेलती थी तो उनकी ये कमी पूरी होती थी। मनोरमा के ममेरे भाई गिरीन्द्र के इधर आने पर मनोरमा के घर ताश की बाजियां कई दिन से बराबर दोपहर को जमती थी। गिरीन्द्र अच्छा ताश खेल लेता था। वो सदैव मनोरमा के विपरीत खेलता था। इस कारण उसे ललिता का सहयोग बहुत ही आवश्यक था। उसके खेलने पर जोड़ तोड़ की बाजी होती थी। थिएटर से लौटने के बाद दूसरे दिन ललिता मनोरमा के घर ठीक समय पर जब ना आई तो मनोरमा ने अपनी नौकरानी से उसे बुलाने के लिए भेजा। उस समय ललिता अंग्रेजी के किसी किताब का बंगला में अनुवाद कर रही थी, इसलिए वो गई नहीं। फिर उसकी सखी चारुबाला उसे बुलाने के लिए आई, परंतु उसके कहने पर भी ललिता ना आई। अब मनोरमा स्वयं ही उसे बुलाने के लिए आ उपस्थित हुई। उसकी कॉपी और किताब को एक ओर रखती हुई बोली, चल ललिता, तुझे बड़ी हो जाने पर कोई जज नहीं बनना है। आज तो ताश खेलना ही पड़ेगा। चल जल्दी चल। ललिता परेशानी में पड़ गई। रुआंसी होकर उसने अपनी कठिनाई बतानी शुरू की। उसने कहा, आज मेरा पहुंच सकना कठिन है, कल अवश्य आऊंगी। और भी तरह तरह के अनुनय विनय की, परंतु उसने जरा भी नहीं सुना। ललिता की मामी के कहने पर मनोरमा उसका हाथ पकड़कर लिवाई। आज भी वो गिरीन्द्र के विपक्ष में खेली, परंतु दिल न लगने के कारण खेल में तनिक भी मजा न आया। खेल के आरंभ से अंत तक ये उद्भ्रांत तथा मलिन बनी रही। हृदय में एक धुकधुकी सी उठती रही। किसी तरह उसने जल्दी ही खेल खत्म किया और वहां से चली गई। जाते समय गिरीन्द्र ने कहा, जी कल तो आप टाल गई, केवल रुपया भेजकर ही रह गई। अच्छा चलिए, कल फिर देखने चलेंगे। मीठे स्वर में ललिता ने कहा, नहीं, कल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुस्कुराते हुए गिरीन्द्र ने फिर कहा, मगर अब तो आप ठीक है ना? अच्छा चलिए, कल तो आपको जरूर ही चलना होगा। कल? नहीं, मैं तो कल बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकूंगी। नहीं, मुझे तो कल बहुत ही काम है। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। आज उसका मन केवल शेखर के भय से ही नहीं लग रहा था, ये बात न थी, पर नामालूम क्यों उसे आज लज्जा लगती थी। शेखर के ही घर की तरह पास के घर में भी ललिता का छोटेपन से आना जाना तथा खेलना कूदना था। उससे किसी भी तरह का कोई पर्दा न था। यही कारण था कि उसने चारू के मामा से भी पर्दा न किया। बात करने में भी उसे किसी तरह की हिचक न मालूम हुई, परंतु जाने क्यों बार बार उसके हृदय में यह बात उठने लगी कि इस थोड़े से समय के परिचय में ही गिरीन्द्र ने उसे इस प्रकार प्यार भरी दृष्टि से क्यों देखना शुरू कर दिया। आज के पहले उसने कभी ख्याल भी न किया था कि पुरुषों की प्रेमपूर्ण निगाहें भी इतनी गहरी लज्जा का सृजन कर सकती हैं। क्षण भर की झिझक के पश्चात ही वो अपने घर से शेखर के घर चली गई। शेखर के कमरे में सीधे पहुंचकर वो अपने काम में व्यस्त हो गई। बचपन से ही ललिता शेखर के तमाम काम करती आ रही है। शेखर की पुस्तकें सजाने तथा अस्त व्यस्त चीजों को कायदे से सजा देने में उसको आनंद मिलता था। अब तो ऐसा था कि शेखर के कमरे में कोई जाता ही न था। यदि किसी दिन ललिता ना आ पाती तो शेखर के कमरे में कबाड़ी की दुकान का सा सामान फैला रहता था। कहीं कपड़े पड़े होंगे तो कहीं दवात गिरी होती और कहीं किताबें इधर उधर पड़ी होती। 5-7 दिन में ताश के चक्कर में पड़कर ललिता ना आ सकी। इससे कमरे का और भी बुरा हाल था। सारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी। मालूम होता था कि सभी चीजों को किसी ने जानबूझकर इधर उधर फैलाया हुआ है। हाँ, तो फिर ललिता अपने काम में लग गई और सभी चीजों को यथास्थान रखना शुरू कर दिया। वो शेखर के आने के पूर्व ही सब काम समाप्त करके चले जाने की धारणा में थी और जल्दी जल्दी कार्य करने लगी। भुवनेश्वरी के घर ललिता फुर्सत पाने पर आती और उसके पास बैठती। इस घर के सभी लोगों से उसका घर का सा व्यवहार था। इस घर के सभी लोग भी उसको घर का ही एक सदस्य समझते थे। माता पिता के देहांत के समय उसकी उम्र यही कोई 8 वर्ष की थी। अतः विवशतावश मामा के यहाँ आना पड़ा था।
उसी समय से वो शेखर को छोटे भाई की भांति घेरे रहती है तथा उससे ही इतनी शिक्षा प्राप्त की है। सभी को ये मालूम है कि ललिता पर शेखर का बहुत प्रेम है, परंतु वो प्रेम अब बदलकर कहां से कहां जा पहुंचा है, इसका किसी को न पता था। ललिता स्वयं भी न जानती थी। सब केवल इतना ही जानते थे कि बचपन से ही शेखर के निकट रहती है और उससे असीम आदर पाती है। इसी वजह से अब तक उनमें से किसी को भी अनुचित न लगा था। फिर शेखर ने ललिता के साथ कोई ऐसा व्यवहार भी न किया था कि उस पर किसी का ध्यान विशेष रूप से पड़ता। किसी ने यह भी स्वप्न में ख्याल न किया था कि इस घर की बहू ललिता बनेगी या बन सकती है। इस बात की कल्पना तो दोनों के परिवारों में से किसी को न थी। यहां तक कि भुवनेश्वरी ने भी कभी ऐसा न सोचा था। ललिता ने सोचा था कि वो काम समाप्त करके शेखर के आने के पूर्व ही कमरे से चली जाएगी, लेकिन उसकी मनोभावनाओं के चंचल होने के कारण घड़ी की ओर उसकी दृष्टि ही न गई। समय काफी हो गया। कमरे के दरवाजे के सामने जूतों की चरमराहट से उसे होश आया और सिटपिटाकर वो एक और खड़ी हो गई। कमरे के अंदर पहुंचते ही शेखर ने कहा, ओह हो भाग्य भाई, तुम आई हो। कहो, कल कितने बजे रात को लौटी? ललिता चुपचाप खड़ी रही। शेखर एक आराम कुर्सी पर बैठकर कहने लगा, कहो ना, कल तुम कितने वक्त लौटी? आखिर 2 बजे या 3 बजे? मुंह से बोल नहीं फूटता क्या? ललिता फिर भी चुप ही खड़ी रही। उसे चुप देखकर शेखर ने गुस्से में कहा, यदि बोलना ही नहीं है तो खड़ी क्यों हो? माता जी बुलाती हैं। ललिता मुंह फीका किए हुए नीचे चली आई। भुवनेश्वरी रसोई घर में बैठी जलपान का सामान थाली में सजा रही थी। उसके समीप आकर ललिता ने पूछा, माता जी, आपने मुझे बुलाया है? नहीं रे, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। ये कहते हुए उन्होंने ललिता की तरफ देखा और कहने लगी, तुम इतनी सूखी से क्यों हो ललिता? मुझे लगता है कि तूने कुछ खाया पिया नहीं है। ललिता ने उत्तर में गर्दन हिला दी। भुवनेश्वरी ने कहा, अच्छा ले, ये नाश्ते की थाली अपने दादा को दे आ। थोड़ी देर पश्चात ललिता थाली लिए हुए कमरे में आ गई। उसने देखा कि शेखर पहले की तरह आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटा है। अभी तक उसने दफ्तर वाले कपड़े भी नहीं उतारे थे, हाथ मुंह भी नहीं धोया। उसके नजदीक आकर ललिता ने कहा, नाश्ता लेकर आई हूं। आंखें बंद किए हुए शेखर ने कहा, कहीं रख दो। परंतु ललिता नाश्ते की थाली लिए वहीं पर चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने वैसे आंखें तो नहीं खोली थी, फिर भी उसे ज्ञात हो रहा था कि ललिता गई नहीं, वो मूर्तिवत खड़ी है। 2-3 मिनट चुप रहने के बाद शेखर ने फिर कहा, अरे कब तक इस प्रकार खड़ी रहोगी? अभी मुझे देर है, नाश्ते को रख दो और जाओ। ये सुनकर ललिता मन ही मन कुछ बिगड़ रही थी। फिर भी अपने मंद स्वर में ही उसने कहा, देरी है तो कोई बात नहीं, इस समय मुझको भी कोई काम नहीं है। इस बार शेखर ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, बड़े भाग्य भैया, जुबान का ताला तो टूटा। अगर नीचे काम नहीं है तो पड़ोसी के घर में तो बहुत काम होगा। यदि वहां भी काम नहीं है तो फिर आगे वाले घर में कोई ना कोई काम अवश्य होगा। अब एक ही घर तो तुम्हारा नहीं है, कई है ना? हाँ है तो, मेरे कई घर हैं। ये कहती हुई नाराजगी से भरकर नाश्ते की थाली को वहीं मेज पर रखकर तेजी से कमरे से बाहर चली गई। उसको जाते देखकर शेखर ने जोर से कहा, अरे ललिता, जरा संध्या समय कुछ सुन जाना। नीचे ऊपर हजारों बार आने की मुझ में शक्ति नहीं है। ललिता ये कहकर नीचे चली गई। माँ ने उसे देखते ही कहा, बेटी, भैया को नाश्ता तो दे आई, पर ये पान तो ले जाना भूल ही गई। ललिता ने कहा, माँ, मुझको तो बड़ी भूख लगी है, इस समय मैं ऊपर न चढ़ सकूंगी, किसी दूसरे के हाथ पान भिजवा दो ना। ललिता के सुंदर मुख की झल्लाहट और परेशानी की लालिमा के चिन्हों को देखकर भुवनेश्वरी ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ले तू खा पी ले, पान किसी नौकरानी के हाथ भेज देती हूँ। ललिता ने कुछ भी नहीं कहा और भोजन करने के लिए जा बैठी। शेखर पर उसको गुस्सा आया। थिएटर देखने भी नहीं गई, फिर भी शेखर ने उसे बहुत भला बुरा सुनाया। ताश खेलने के लिए चारू की माँ उसे जबरदस्ती ले जाती है। उसकी मजबूरियों को तो शेखर देखता ही नहीं, और फिर तमाम कहा सुना। इसी गुस्से के कारण वो शेखर के पास 4-5 दिन नहीं आई। परंतु जब शेखर दफ्तर चला जाता तो दोपहर को आती और सभी चीजें साफ करके यथास्थान रख जाती थी। शेखर के आने के पहले ही वो चली जाती। शेखर को भी बाद में अपनी भूल मालूम हुई। उसे पता चला कि ललिता उस दिन थिएटर देखने नहीं गई थी। अपनी भूल मालूम होने पर उसे बड़ा दुख हुआ। इसीलिए 2-3 दिन उसने ललिता को बुलाने के लिए आदमी भेजा, फिर भी ललिता नहीं आई।
उस मोहल्ले में अक्सर एक दीन दुखी बूढ़ा फकीर भीख मांगने आया करता था। उस बेचारे पर ललिता की बड़ी ममता थी। जब कभी वो भजन गाकर भिक्षा मांगता था तो ललिता उसे 1 रुपया दिया करती थी। 1 रुपया प्राप्त होने पर उसके आनंद का ठिकाना न रहता था। ललिता को वो सैकड़ों आशीर्वाद देता था और वो बड़े चाव से उन आशीर्वादों को सुनती थी। फकीर कहता था, ललिता उस जन्म की मेरी माँ है। पहली दृष्टि पड़ते ही फकीर उसे अपनी माँ समझने लगा है। वो बड़े ही करुण स्वर में उसे अपनी माँ कहकर पुकारता है। आज भी उसने आते ही माँ को पुकारा, माँ तुम आज कहाँ हो? आज इस प्रकार अपने बेटे की आवाज सुनते ही ललिता कठिनाई में पड़ गई। आखिर वो इस समय उसको रुपया दे तो कहां से दे? इस समय शेखर घर में ही मौजूद होंगे और वो उनके सामने रुपया लाने जाए कैसे? वो तो उससे नाराज है। कुछ समय सोचते रहने के बाद वो अपनी मामी के पास गई। अभी अभी उसकी मामी की बकझक नौकरानी से हो गई थी। इस कारण वो मुंह लटकाए खाने की तैयारी कर रही थी। अब ऐसी स्थिति से ललिता को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वो वापस चली आई तो किवाड़ की ओट से देखा कि बूढ़ा फकीर चौतरे पर अब भी बैठा हुआ है और भजन गाने में मस्त है। ललिता के हृदय में एक खलबली सी मची थी। आज तक उसने इस फकीर को निराश नहीं लौटाया था, इसीलिए वो आज भी नहीं लौटाना चाहती थी। उसका मन शुद्ध हो रहा था। भिखारी ने फिर एक बार मां कहकर पुकारा। इसी बीच अन्ना काली दौड़ती हुई आई और उसने सूचना दी, दीदी दीदी तुम्हारा बूढ़ा बेटा बड़ी देर से आवाज लगा रहा है। ललिता ने कहा, मेरी अच्छी अन्नो जरा सुन तो, अगर तू मेरा एक जरूरी काम कर देगी तो फिर मैं तुझे अच्छी अच्छी चीजें दूंगी। अच्छा कर, तो जल्दी से जा और शेखर भैया से 1 रुपया ले आ। अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई गई और उसने 1 रुपया लाकर ललिता को दिया। ललिता ने पूछा, अच्छा शेखर दादा ने रुपया देते समय कुछ कहा था क्या? कुछ भी नहीं, केवल यही कहा कि बास्केट की जेब से निकाल लो। मेरे विषय में तो कुछ नहीं कहते थे ना? नहीं, कुछ भी तो नहीं, कहकर वो खेलने में लग गई। रुपया लेकर ललिता ने उस बूढ़े भिखारी को दिया और फिर चली गई। आज उसने आशीर्वाद तक न सुना। पता नहीं क्यों उसे भय लग रहा था। वहीं इधर कई दिनों से ताश जोरों से जमते थे, लेकिन ललिता आज खेलने नहीं गई। वो सिर दर्द का बहाना करके मुंह ढांके पड़ी रही। वास्तव में उसे कुछ भी अच्छा न लगता था। उसका चित्त परेशान था। दोपहर के पश्चात उसने अन्ना काली को बुलाकर पूछा, अन्नो आजकल तू अपने शेखर दादा से पढ़ने नहीं जाती क्या? जाती क्यों नहीं, रोज जाती हूँ। तो दादा मेरे बारे में कुछ नहीं पूछते? नहीं, हाँ उन्होंने पूछा था कि तुम ताश खेलने दोपहर को जाती हो या नहीं। बेचैनी के साथ ललिता ने कहा, तो फिर तूने क्या कहा? यही कि तुम चारू के यहाँ रोज ताश खेलने जाती हो। तो शेखर दादा ने पूछा, तो खेलता कौन कौन है? मैंने कहा कि चारू दीदी, तुम, मौसी और चारू के मामा। अच्छा दीदी, तुम सब में अच्छा कौन खेलता है, तुम या चारू के मामा? मौसी जी तो कहा करती हैं कि तुम अच्छा खेलती हो। ये सुनकर ललिता के मानो आग लग गई। वो डांट कर कहने लगी, ये सब तूने क्यों कहा? आजिन कहीं की, तू हर बात में आधे खिचड़ी पकाया करती है। चली जा मुंह जली, अब मैं तुझे कभी कुछ न दूंगी। ये कहकर ललिता वहां से चली गई। ललिता के इस प्रकार बदलते हुए भावों से अन्ना काली हैरान हो गई। उसकी कच्ची बुद्धि ने यह बात न समझी कि ललिता आखिर क्यों एकदम बिगड़ गई। 2-3 दिन से ताश का अड्डा नहीं जमता। ललिता के न आने से मनोरमा का खेल बंद हो गया है। मनोरमा के हृदय में संदेह भावना जागृत हो चुकी थी कि गिरीन्द्र ललिता की तरफ आकर्षित हो रहा है। उस पर रीछ कर गिरीन्द्र बेचैन होता जा रहा है। मनोरमा ने देखा कि ये 2 दिन गिरीन्द्र ने कितनी परेशानी और बेचैनी में काटे हैं। यही नहीं, उसने बाहर घूमने जाना तक बंद कर दिया है। अब वो केवल कमरे में ही इधर उधर बैठता उठता दिन काट देता है। तीसरे दिन दोपहर के समय उसने बहन से कहा, बहन क्या खेल आज भी नहीं होगा क्या? मनोरमा ने कहा, कैसे होगा गिरीन्द्र, खेलने वाले ही पूरे नहीं हैं। अच्छा आओ, आज 3 आदमी ही खेले। मनोरमा की इस बात को सुनकर गिरीन्द्र का उत्साह भंग हो गया। वो बोला, कहीं 3 आदमी में भी खेल होता है क्या? उस घर की लड़की, वो क्या नाम है, जिसका नाम ललिता था, उसे क्यों नहीं बुला लेती? मनोरमा ने कहा, वो नहीं आएगी। गिरीन्द्र उमंग में तुरंत बोल उठा, क्यों नहीं आएगी? उसके घर वालों ने मना कर दिया या फिर अपने से? नहीं, वो अपने आप नहीं आती। उसके मामा मामी का तो ऐसे भाव नहीं है।
गिरीन्द्र के मुंह पर प्रसन्नता की झलक दौड़ गई। वो बोला, फिर तो तुम्हारे जाने भर की देर है जीजी, जरा जाकर कह दोगे तो तुरंत आ जाएगी। ये बात गिरीन्द्र ने कह तो दी थी, पर अपने मन में संकोच कर रहा था। उसके हृदय की बात ताड़ कर मनोरमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अभी जाकर बुला लाती हूँ। ये कहकर वो ललिता के घर गई और उसे पकड़कर साथ ही ले आई। आज फिर ताश का अड्डा जमा। आज वास्तव में ताश खूब जमा। ललिता की जीत होती रही। 2 घंटे तक खेल बहुत ही बढ़िया जमा रहा और सभी लोग दत्त चित्त थे। उसी समय अन्ना काली दौड़ती हुई आई और ललिता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोली, दीदी जल्दी चलो, शेखर दादा बुलाते हैं। शेखर का नाम सुनते ही ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ताश छोड़ दिया और पूछा, क्या 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 दादा आज काम पर नहीं गए क्या? मुझे क्या मालूम, शायद आज जल्दी आ गए हैं। ललिता ने मनोरमा की ओर कुंठित भाव से देखकर कहा, मौसी मैं जाती हूं। उसका हाथ पकड़कर मनोरमा ने कहा, नहीं रे, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो 2-4 हाथ और खेल लो। परेशान होकर ललिता ने कहा, नहीं मौसी, अब मैं खेल सकूंगी। यदि जरा भी देर हो गई तो वो बहुत नाराज होंगे। इतना कहकर वो दौड़ती हुई चली गई। तभी गिरीन्द्र ने पूछा, ये शेखर दादा कौन है जीजी? वो इसी सामने वाले बड़े महल में रहते हैं। गर्दन हिलाते हुए गिरीन्द्र ने कहा, वो महल? तब तो शायद नवीन बाबू के रिश्तेदार हैं। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, अरे क्या रिश्तेदार? कैसे रिश्तेदार? अरे ललिता के मामा के मकान तक का तो वो बुढ़ा हड़प लेने को तैयार है। बड़े ही आश्चर्य के साथ गिरीन्द्र बहन की तरफ देखता ही रहा। मनोरमा ने सारी कहानी सुनानी प्रारंभ की। किस तरह से आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुरुचरण बाबू की मझली पुत्र की शादी रुकी हुई थी। नवीन राय ने काफी ब्याज पर उनका मकान रेहन रख लिया। अब तक भी वो रुपया आधा नहीं हुआ और फिर नवीन राय ये मकान हड़प ही लेंगे। वो तो इसी घात में है भी। सारी कहानी सुना चुकने के बाद मनोरमा ने यह भी कहा कि उस बुढ़े की हार्दिक इच्छा यह है कि बेचारे गुरुचरण बाबू का मकान सत्यानाश करके उसी स्थल पर शेखर के लिए बहुत ही सुंदर विशाल महल बनवाए। 2 लड़कों के लिए तो अलग अलग मकान है, परंतु तीसरे के लिए नहीं है। ये सभी बातें सुनकर गिरीन्द्र को बहुत दुख हुआ और उसको गुरुचरण बाबू की दशा पर बहुत तरस आया। वो बोला, जी अभी तो गुरुचरण बाबू की और भी लड़कियां हैं ना, उनका कैसा कामकाज होगा? मनोरमा ने उत्तर दिया, उनकी कन्याएं तो हैं ही, उसके सिवा उनकी भांजी ललिता भी तो है। उस अनाथ ललिता का पूरा बोझ उस बेचारे उसके मामा पर है। लड़कियों की उम्र काफी हो आई है, 1-2 वर्ष में ही उनका विवाह हो ही जाना चाहिए। फिर साथ ही उन्हें अपने समाज से मदद मिलने की कोई आशा नहीं, बल्कि समाज से निकाल देने वाले अनेक हैं। प्रथा के अनुसार चलने पर तुरंत समाज से अलग कर देते हैं। सही बताऊं तो हमारा ब्रह्म समाज तो इन सबके समाज से लाख दर्जे अच्छा है गिरीन्द्र। गिरीन्द्र चुप ही रहा। मनोरमा फिर कहने लगी, उस दिन ललिता की मामी मेरे पास ललिता के लिए सोच विचार कर रो रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी तो ठिकाना नहीं है। उसके पाणी ग्रहण के शोक में गुरुचरण बाबू का खाना पीना तक हजम नहीं होता। अच्छा गिरीन्द्र भैया, तेरे तो बहुत से जान पहचाने वाले मुंगेर में होंगे। क्या कोई तेरा मित्र ऐसा नहीं है जो ललिता की सुंदरता और गुणों को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए? वास्तव में ललिता के समान गुणशील तथा विदुषी लड़की मिलना कठिन है। लाखों लड़कियों में वो एक ही रूपवती है। गिरीन्द्र ने दुखपूर्ण झूठी हंसी हंसकर कहा, ऐसी जान पहचान वाला कहाँ पा सकूंगा दीदी। हाँ, फिर भी इस कार्य में धन देकर उनकी सहायता कर सकता हूं। गिरीन्द्र के पिता ने डॉक्टरी से अथाह धन इकट्ठा किया था। उस संपूर्ण धन का एकमात्र अधिकारी गिरीन्द्र ही था। तो क्या तू रुपए उधार देगा? उधार क्यों दूंगा जीजी, पर हाँ, वो जब दे सकेंगे दे देंगे, और यदि ना दे सके तो भी कोई हर्ज नहीं। आश्चर्य में पड़कर मनोरमा ने कहा, आखिर इस तरह से उन्हें रुपए दे देने पर तुझे क्या लाभ होगा रे? वो लोग तो ना तो हमारे बिरादरी के हैं और ना ही समाज के। फिर तुम ही बताओ कि इस प्रकार कौन रुपए दे देता है? मनोरमा की ओर देखकर गिरीन्द्र ने हंसकर कहा, समाज के नहीं है तो ना सही, किंतु अपने ही देश के बंगाली तो हैं। उनके पास टके नहीं और मेरे पास रुपयों में काई जम रही है। जी जी, तुम एक बार कहो तो उनसे, यदि वे रुपए लेना चाहे तो मैं देने को तैयार हूँ। और फिर ललिता न तो उनकी ही सगी है और न ही संबंधनी है। मैं उसकी शादी का पूरा खर्चा ही दे दूंगा। बेचारी भोली लड़की के काम के लिए मैं पूरा भार सहन कर लूंगा। गिरीन्द्र की ये बातें सुनकर न तो मनोरमा को आनंद मिला और न ही संतोष ही हुआ।
हालांकि मनोरमा के घर से कुछ जाता नहीं था, फिर भी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार पराये आदमी को रुपए बिना प्रयोजन देते देखकर उसे जरा भी चैन न था, बल्कि वो तो उसमें रोड़े अटका देना चाहती थी। किंतु चारुबाला चुपचाप ये सब बातें सुन रही थी। गिरिंद्र की ये रुपए से मदद करने की बात सुनकर उनका हृदय खुशी से नाच उठा था। वो कहने लगी, मामा तब तुम ऐसा ही करो, मैं जाकर मौसी से कह आती हूँ। मनोरमा ने लेकिन उसे धमका कर कहा, ए चारू चुपट, ये बातें बच्ची के मुंह से बड़ों के बीच में अच्छी नहीं लगती। ललिता की मामी से जो भी कहना होगा मैं जाकर कहूंगी। हाँ तो फिर तुम ही करो ना दीदी, गुरुचरण बाबू तो भले आदमी ऐसा लगता है। कुछ देर रुककर मनोरमा ने फिर कहा, अरे मैं क्या, सभी लोग ये कहते हैं कि दोनों स्त्री पुरुष बड़े सज्जन हैं। गिरिंद्र, इस बात का हमें दुख है। बहुत मुमकिन है कि उन लोगों को घर त्याग कर सड़क पर ही आकर खड़ा होना पड़े। इसके भय से तूने देख ही लिया कि ललिता ने ज्यों ही शेखर का नाम सुना तुरंत दौड़ी हुई गई। अरे ललिता ही क्या, बल्कि उसके यहाँ के सभी लोग शेखर के बंधन में हैं। कुछ भी कोशिश क्यों न की जाए। जब एक बार नवीन राय के चंगुल में कोई फंसा तो उसको निकालना कठिन ही है। मनोरमा की ओर देखते हुए गिरिंद्र ने एक बार फिर कहा, तुम फिर उनसे जाकर ये कहोगे ना, बात तो करोगे ना? हाँ हाँ अवश्य करूंगी। यदि तू अपनी सहायता से किसी गरीब को उपकार कर सके तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है रे। कुछ समय रुकने के पश्चात मनोरमा ने मुस्कुराकर फिर पूछा, अच्छा लेकिन गिरिंद्र ये तो बता कि तू इस प्रकार मदद करने के लिए व्यग्र क्यों हो रहा है, इतना उत्सुक क्यों है रे? नहीं दीदी, व्यग्रता की कौन सी बात है। ये तो हम सबका धर्म है कि किसी मुसीबत में ग्रस्त व्यक्ति की जिस प्रकार बन सके मदद करें। यह कहकर गिरिंद्र कुछ लज्जित सा हो गया और आगे कुछ न कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। परंतु कुछ ही समय बाद वो फिर लौटकर वहीं आ बैठा। मनोरमा ने कहा, तू फिर आ गया? मुस्कुराते हुए गिरिंद्र ने कहा, मुझे लगता है कि शायद तुम जो कुछ भी करुण युक्त गाथा गाती हो उसमें सत्यता का बहुत कम अंश है दीदी। आश्चर्यचकित होकर मनोरमा ने पूछा, क्यों? गिरिंद्र ने कहा, जिस लापरवाही से मैंने ललिता को रुपए खर्च करते हुए देखा है उससे गरीबी का तो कोई लक्षण नहीं जान पड़ता। दीदी तुम ही देखो ना, अभी उस दिन सभी लोग थिएटर देखने गए थे। ललिता गई नहीं थी फिर भी उसने 10 रुपए भेजे थे। चारुबाला इसकी गवाह है। जिस प्रकार वो खर्च करती है उससे तो यह अनुभव होता है कि उसका खर्च 20-25 रुपए से कम नहीं चलता होगा। मनोरमा ने इस बात पर एकाएक यकीन नहीं किया और चारुबाला की ओर देखा। चारुबाला ने कहा, ये तो सच है माँ, शेखर बाबू ललिता को रुपए देते हैं और फिर ये कोई नई बात नहीं है। बाल्यावस्था से ही वो शेखर की अलमारी से रुपए लेती आती है। शेखर बाबू कुछ भी नहीं कहते। मनोरमा ने कहा, ये बात शेखर को ज्ञात है? हाँ उन्हें सब पता है, उनके सामने ही तो ताला खोलकर लाती है। पिछले महीने अन्ना काली के गुड्डे के विवाह के समय जो धूमधाम हुई थी ना और इतने अधिक रुपए खर्च हुए थे वो सब किसने दिए थे? सोचो सोचो, सारा खर्च ललिता ने ही तो दिया था। लंबी सांस छोड़कर मनोरमा ने कहा, भैया देखो मैं इन सब के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना अवश्य जानती हूं कि नवीन राय की भांति उनके लड़के नीच नहीं हैं। सभी लड़के माँ के स्वभाव के हैं, इसलिए उसमें दया ममता भरी हुई है। और फिर इसके अतिरिक्त ललिता भी बड़ी नेक लड़की है, सभी उससे स्नेह करते हैं। बचपन से ही वो शेखर के पास रहती है, वो शेखर को भैया कहती है और फिर शेखर पर भी उसका गहरा अनुराग है। अच्छा चारू ये तो बता, क्या शेखर बाबू की शादी इस माघ में होने वाली है? मैंने तो सुना है कि इस रिश्ते से बुढ़े को अच्छी रकम हाथ लगेगी। चारुबाला ने कहा, हाँ माँ, इसी माघ में शेखर भैया का ब्याह होगा, बात तय हो चुकी है। अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।